हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली एजुकेशनल। हम पहली न्यूज़ डिस्कस करेंगे आज की पटना पावर शिफ्ट। तो पटना पावर शिफ्ट न्यूज़ में सिर्फ इतना हमें जानना है कि जो नीतीश कुमार हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है और बीजेपी से अपनी अलायंस तोड़ के लालू प्रसाद यादव की जो पार्टी है जेडीयू उसके साथ गठबंधन कर लिया है और इन्हें कुछ पार्टियों का और सपोर्ट है। तो ये टोटल ऑफ 164 सीट आउट ऑफ 243 क्लेम कर रहे हैं। तो इस न्यूज़ में हमें बस इतना जानना है। फिर यहाँ पर एक और हम इसमें पॉइंट देख सकते हैं, जो तेजस्वी यादव है वो बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो सकते हैं। लेट्स सी हाउ दिस टर्न्स। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो महाराष्ट्र का जो कैबिनेट है उसका एक्सपेंशन हुआ है और देखें तो ये कैबिनेट का एक्सपेंशन 40 दिन बाद हुआ है और 9 सीट्स जो थे वो बीजेपी को मिले हैं और शिंदे फैक्शन को 9 सीट्स टोटल। तो टोटल ऑफ 18 सीट्स जो है वो टोटल एक्सपेंशन हुआ है यहाँ पे महाराष्ट्र के कैबिनेट का। तो महाराष्ट्र के सीएम की बात करते हैं तो एकनाथ शिंदे वहाँ के सीएम है, भगत सिंह कोश्यारी वहाँ के गवर्नर है और डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस है। इस न्यूज़ में इतना ही है। बाकी हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। फिर यहाँ नीतीश आयोग एंड ऑल यहाँ दिया हुआ है, तो ये भी नीतीश कुमार से रिलेटेड है कि डबल इंजन डी कपल्ड। तो ये सब न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम बढ़ते हैं आगे। फिर हम नेक्स्ट न्यूज़ देखें तो कस्टम्स ने एयरलाइंस को कहा है कि जो भी पैसेंजर्स फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं उनकी डिटेल 24 घंटे पहले कस्टम डिपार्टमेंट को आ जानी चाहिए। तो यहाँ पर एक बॉडी दी गई है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इंडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इसने क्या कहा है कि जो पीएनआर है, पीएनआर डिटेल्स है, यूज़र जो भी पैसेंजर्स जो कि इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं उनकी डिटेल 24 आवर्स प्रायर टू द फ्लाइट उनके पास आ जानी चाहिए। और तो पीएनआर का फुल फॉर्म है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। तो इस न्यूज़ में इतना ही था। फिर अगर हम बात करें सीबीआईसी की, तो सीबीआईसी की फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम। इसके साथ एक और बॉडी जो कॉन्स्टिट्यूटेड है उसका नाम है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो ये दोनों बॉडी किस एक्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूटेड है? तो जो एक्ट है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट। तो और अगर हम डिपार्टमेंट की बात करें, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, तो ये डिपार्टमेंट आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर। और किस मिनिस्ट्री के अंदर आएगा? तो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। तो सीबीआईसी और सीबीडीटी जो है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के अंदर सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963 के द्वारा इस्टेब्लिश्ड हुई दो बॉडीज़ हैं। जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है वो डायरेक्ट टैक्सेस का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो करता है। तो डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो इनकम टैक्स हो गया, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया, ये कुछ एग्जांपल है डायरेक्ट टैक्सेस के। तो जो सीबीडीटी है वो पॉलिसी बनाता है, प्लानिंग करता है कि डायरेक्ट टैक्सेस कैसे लिवाई करना है, कैसे कलेक्ट करना है, उसके रिगार्डिंग। फिर अगर हम सीबीआईसी की बात करें, जिसके बारे में इस न्यूज़ में दिया हुआ है, तो अगर हम सीबीआईसी की बात करते हैं तो ये एक नेशनल नोडल एजेंसी है जो कि कस्टम्स जीएसटी का एडमिनिस्ट्रेशन करती है। अगर हम इसके हिस्ट्री की बात करें तो इसका पहला जो नाम था उसका नाम था सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स। तो जो सीबीईसी था इसको सीबीआईसी कर दिया गया है। तो जो सीबीईसी था उसको सीबीआईसी तब किया गया था जब जीएसटी लागू हुआ था, मतलब 2018 में सीबीईसी का नाम चेंज करके सीबीआईसी कर दिया गया। और ये जो है ये बॉडी, जैसा कि हमने बताया कि जीएसटी का कलेक्शन, आईजीएसटी का कलेक्शन, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं और कस्टम्स का लिवाई और कलेक्शन करता है। तो ये इस न्यूज़ में था। बाकी हम नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। फिर ये न्यूज़ हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, चेस ओलंपियाड गोल्ड फॉर यूक्रेन, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में जो पॉजिटिविटी रेट है वो 15% से ऊपर हो गई है, लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि फ्यू पेशेंट ही है जो हॉस्पिटल्स में है। फिर कॉमनवेल्थ गेम, ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर यहाँ पे सिटी से रिलेटेड कुछ भी इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हम ये डिस्कस कर सकते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उन्होंने बैम्बू पार्क का फाउंडेशन स्टोन रखा है। सो लेट्स डिस्कस दिस।
सो इस न्यूज़ में जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं दिल्ली के वीके सक्सेना, उन्होंने बांसेरा नाम के एक मल्टीपर्पज़ बम्बू थीम पार्क का फाउंडेशन स्टोर रखा है। इसमें बहुत सारी एमिनिटीज़ होंगे लाइक वॉच टावर, कियोस्क, हट, सीट्स फॉर पब्लिक यूज़, ग्रीनवे एरिया। तो सारे बाम्बू का यूज़ करके इसमें होगा। फिर जो 10 हेक्टेयर्स ऑफ फ्लड प्लेन है उसको डेवलप किया जा रहा है इस पार्क के लिए। फ्लड प्लेन क्या होता है? अगर हम कोई नदी की बात करें तो नदी से सटा हुआ जो एरिया होता है जहाँ पर अ, अगर बारिश होती है या फिर ज़्यादा पानी भर जाता है तो जिस एरिया तक पानी भर सकता है उसे फ्लड प्लेन कहते हैं कि अगर हाई डिस्चार्ज ऑफ वाटर हुआ तो इस एरिया तक यहाँ पे फ्लड आ सकता है, तो इसी को फ्लड फ्लड प्लेन कहते हैं। और जो देखिए अगर बाम्बू को वो आसाम से लाया जा रहा है और कितने बाम्बू के पौधे लाए जा रहे हैं? 25,000 पौधे बाम्बू के लाए जा रहे हैं आसाम से। तो अगर हम बाम्बू की बात करें तो बाम्बू का जो यूज़ है इंडिया में वो एज अ फूड की तरह होता है और लकड़ी की जगह इस्तेमाल किया जाता है, बिल्डिंग के लिए यूज़ होता है, बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होता है, हैंडीक्राफ्ट्स के लिए होता है और पेपर बनाने के लिए भी यूज़ होता है। तो इसकी इतनी वर्सटाइल यूज़ है, इसके लिए इसको कहा जाता है पुअर मैन्स टिम्बर। और बाम्बू कोई पेड़ नहीं है, इसको एक ग्रास फैमिली का पार्ट माना जाता है। तो अगर बाम्बू की डाइवर्सिटी देखें तो चाइना के बाद इंडिया सेकंड नंबर पे आता है बाम्बू की डाइवर्सिटी को लेके। और इंडिया में अगर हम बात करते हैं तो 13% जो फॉरेस्ट एरिया है इंडिया का वो बाम्बू कवर करता है और लगभग 8.6 मिलियन लोग जो बाम्बू पे डिपेंड करते हैं उनकी लाइवलीहुड के लिए। अगर हम इंडिया में बात करें कहाँ पे सबसे ज़्यादा एरिया बाम्बू की पाई जाती है तो वो एरिया है मध्य प्रदेश। और जो बाम्बू के जो कल्चर जो थ्राइव हुआ था या जो स्टार्ट हुआ था वो नॉर्थ ईस्ट से हुआ था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आसाम से ही 25,000 जो पौधे हैं वो लाए जा रहे हैं। तो बाम्बू के जो क्लम्प्स हैं वो 4 से 7 साल बाद स्टार्ट होना शुरू होते हैं। और इसकी जो सबसे मेन बात है कि जो बाम्बू है वो कम से कम 30% से 35% जो है ज़्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है ट्रीज़ के कंपैरिजन में। और जो जहाँ बाम्बू लगता है वो एक सॉइल बाइंडर का काम करता है, जो यहाँ की मिट्टी होती है उसको अच्छे से बांध लेता है और उसे पानी के साथ बहने नहीं देता है। तो जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो मिनरल्स हैं वो उसी जगह इंटैक्ट रहते हैं। तो ये इस पूरे न्यूज़ में था। हमने बाम्बू के बारे में भी देख लिया और हम अब देखते हैं नेक्स्ट न्यूज़। तो ये भी हमारा अनकवर्ड ड्रेन्स के बारे में है। फिर उसके बाद सीसीटीवी पुलिस स्टेशन डोंट हैव ऑडियो रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये ऐसा लिखा हुआ है इसमें कि पुलिस स्टेशन में ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं है, सीसीटीवी तो है, ऑडियो रिकॉर्डिंग पर हमारे इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर पॉलिट पॉलिटिकल पेज पे भी हमारा महागठबंधन जो है ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में भी हमारे लिए इस पेज पे कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हम थोड़ा यूएपीए की बात कर लेते हैं। इस न्यूज़ में इतना कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, बस हमें जानना है यूएपीए क्या होता है। तो यूएपीए का है अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। इसको 1967 में पास किया गया था। किस चीज़ के लिए? ताकि जो अनलॉफुल एक्टिविटीज़ इंडिया में हो रही है उसका प्रिवेंशन कर सके। तो इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट को एब्सोल्यूट पावर मिल जाती है। और अगर हम देखें तो नेशनल और फॉरेनर्स दोनों इसमें चार्ज किए जा सकते हैं। अगर कोई क्राइम आउटसाइड इंडिया भी किसी फॉरेन लैंड पे भी कमिट किया गया है तो भी ऑफेंडर्स को सेम मैनर में ट्रीटमेंट मिलेगा या सेम सज़ा मिलेगी जो इंडिया में रहने वाले को भी मिलती है। फिर अगर हम बात करें जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होती है जो कि है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, जिस दिन अरेस्ट किया है वो उससे 180 दिन के अंदर चार्जशीट जो होती है उसको फाइल करना ज़रूरी होता है। लेकिन अगर स्पेशल केसेस है तो उसका एक्सटेंशन कोर्ट को बोल के लिया जा सकता है। तो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो इसमें 2019 में अमेंडमेंट लाया गया था, तो
जो 2019 में अमेंडमेंट लाया गया था उसमें नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को जो पावर दी गई थी कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी है उसको सीज कर देना, अगर कोई भी रिलेटेड पर्सन है उसकी प्रॉपर्टी को सीज करने का पावर एनआईए को मिल गया था। तो जो एनआईए में इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर होता है वो भी अनलॉफुल एक्शन एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट का केस इन्वेस्टिगेट कर सकता है, इन एडिशन टू जो डीएसपी एसीपी या फिर उससे ऊपर कोई पोस्ट का ऑफिसर उसको अगर केस को डील कर रहा है या इन्वेस्टिगेट कर रहा है। उसके अलावा नेशनल इन्वेस्टिगेशन ऑफ एजेंसी का इंस्पेक्टर लेवल का ऑफिसर भी उस केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है। और इसमें ये भी पावर दी गई थी कि जो किसी भी इंडिविजुअल को एक टेररिस्ट डिक्लेयर किया जा सकता है। तो इसमें बस इतना ही था। फिर इस पेज में कुछ भी ऐसा डिस्कस करने लायक नहीं है। फिर इसमें भी कोई डिस्कशन करने लायक नहीं है। फिर हम आरटीआई की बात कर सकते हैं। तो अगर हम आरटीआई की बात करें, अगर हम आरटीआई की बात करते हैं तो आरटीआई का मतलब है राइट टू इन्फॉर्मेशन। तो जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी के पास होल्ड पर है हम उसे एक्सेस कर सकते हैं। तो जो पब्लिक अथॉरिटी है उसको इस एक्ट में डिफाइन किया गया है कि कोई भी अथॉरिटी, बॉडी या फिर इंस्टीट्यूशन, सेल्फ गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन जो कि इस्टेब्लिश हुई है किन किन चीज़ों के द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा इस्टेब्लिश हुई है, या कोई भी लॉ बनाया है स्टेट या पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर या फिर पार्लियामेंट ने अगर कोई लॉ बनाया है, या फिर कोई नोटिफिकेशन इशू हुआ है, या फिर ऑर्डर निकाला गया है किसी भी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा। और ये इंक्लूड करता है कोई भी बॉडी जो कि गवर्नमेंट द्वारा ओन की जाती है या फिर कंट्रोल की जाती है या फिर सब्सटेंशियली फाइनेंस की जाती है। इसके अलावा जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं या फिर एनजीओज कह सकते हैं, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एनजीओज हैं वो सब्सटेंशियली फाइनेंस किए जाते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट। तो ये पब्लिक अथॉरिटी है उसका ये डिफिनीशन है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है। सो ये चाइना वाली न्यूज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है। फिर हम देखते हैं जो एफबीआई जो है ट्रम्प के जो फ्लोरिडा के हाउस पे उस पर सर्च कर रही है। तो सर्च क्यों हो रहा है? क्योंकि रेड जो है वो इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये एलिगेशन है कि डोनाल्ड ट्रंप ने वाइट हाउस से कुछ क्लासिफाइड रिकॉर्ड निकाल के लाए थे। तो अगर हम बात करें कि इससे क्या जो इम्प्लीकेशंस होते हैं वो है, तो अगर हम देखें तो सेक्शन 2071 जो है यूएस कोड का, अगर कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट किसी के पास गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स की कस्टडी है और विलफुली अगर उसको कंसील करता है, रिमूव करता है, म्यूटिलिएट करता है, फॉल्सिफाई करता है या फिर डिस्ट्रॉय करता है, तो वो जो है तो उसको वो ऑफिस तुरंत छोड़ना पड़ेगा। शाल फॉरफिट दैट ऑफिस एंड दिस शाल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम होल्डिंग एनी ऑफिस अंडर द यूएस। तो अगर ये चीज़ प्रूव हो जाती है तो उन्हें ऑफिस छोड़ना पड़ेगा और वो कभी भी कोई भी ऑफिस अंडर यूएस गवर्नमेंट वो कॉन्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं। तो अगर वो पेपर लेके गए हैं तो उन्होंने क्या किया ये अभी क्लियर नहीं है, या कंसील किया, रिमूव किया, म्यूटिलिएट किया है। तो लेट्स सी क्या होता है। सो ये याद रखना है 2071 ऑफ द टाइटल 18 ऑफ द यूएस कोड ये है। फिर इस न्यूज़ में कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है। सो वर्ल्ड पेज में भी कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट न्यूज़ नहीं थी। फिर हम बढ़ते हैं एडिटोरियल न्यूज़ की तरफ। सो अगर हम नेक्स्ट न्यूज़ देखें तो ब्रेक एंड नेम, ये नीतीश कुमार का जो पार्टी छोड़ी है उस पर है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है।
ये जो चाइनीज़ वेसल है युआन वैंग 5, तो इसके बारे में ये हम देखते हैं। दो चाइना की जो स्पाई शिप है युआन वैंग 5, वो श्रीलंका पोर्ट पे आने वाली थी, पर उसको सिक्योरिटी रीजंस और नेगोशिएशंस की वजह से जो श्रीलंका है उसने अभी मना कर दिया है कि आप अभी यहाँ पे हमारे पोर्ट पर मत आइए। तो उस रीजन क्या दिया गया है, इसकी लीथल कैपेबिलिटीज़, यानी कि इसकी कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, 750 किलोमीटर तक का इसका रेंज है। तो इंडिया ये फेयर कर रहा था, तो जो उसके जो एटॉमिक रिसर्च सेंटर है उस पर वो नज़र रखने के लिए आ रहा है। तो हाईएस्ट लेवल का कंसर्न शो किया था न्यू दिल्ली ने। फिर रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि जो श्रीलंका है उसने अभी चाइनीज शिप को होल्ड पर रख दिया है कि आप अभी हमारे हम्बन टोटा पोर्ट पर विजिट ना करें। तो अगर हम युआन वैंग 5 की बात करें तो ये वन ऑफ द 8 शिप्स या फिर 7 शिप्स है जो कि चाइनीज़ पीएलए स्ट्रेटेजिक सपोर्ट फोर्स को बिलोंग करती है। ये एक रिसर्च वेसल है जो कि रडार डिवाइस इसमें लगे हुए हैं, रेडियो लेज़र पैसिव रेडियो लगा हुआ है, डिश एंटीना है जो कि बैलिस्टिक मिसाइल तक के ट्रेजेक्ट्रीज को ट्रैक कर सकता है और सैटेलाइट को मॉनिटर कर सकता है, स्पेस व्हीकल लॉन्चेस को मॉनिटर कर सकता है और टेक्निकल इंटेलिजेंस को भी गैदर कर सकता है। तो इसी पर इंडिया ने कंसर्न शो किया था। फिर अगर हम लीगल पर्सपेक्टिव देखें इसका, तो 1982 में जो यूएन कन्वेंशन है लॉज ऑफ द सीज़, तो इसमें ये परमिट किया गया है कि जो भले ही अगर कोई वॉरशिप भी हो वो भी, लेकिन 200 माइल तक की जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन आता है किसी भी कंट्री का, उसमें भी एक वॉरशिप आ सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इंडिया ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हम्बन टोटा पोर्ट तो चाइना ने 99 साल के लिए लीज पर ले लिया है। तो उसके पोर्ट पर उसको उसकी शिप को आने से रोकना, यहाँ पे ये ऑथर ने इसको क्वेश्चन किया है। There could be no plausible reason for Sri Lanka to deny entry of Yuan Wang 5, especially into Humban Tota, on which China has a lease of 99 years. So 99 साल के लिए लीज पर ले लिया, तो उसको रोकना कहाँ तक सही है, इसको ऑथर ने क्वेश्चन किया है। फिर अगर हम बात करते हैं, युआन वैंग 5 है, जब तक वो इंडियन ओशियन या फिर नियर बाई इंडियन कॉन्टिनेंट के रहेगा तब तक इसको क्लोजली वॉच किया जाएगा। फिर उसके बाद अगर हम देखें तो जो 1987 का इंडो श्रीलंकन अकॉर्ड था, इसमें ये कहा गया था कि ये जो दोनों कंट्रीज़ हैं वो कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ प्रिवेंट करेंगी जो कि एक दूसरे की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी को हैम्पर करती है। और जो चाइनीज़ स्पाई शिप आ रही है वहाँ पर, वो इंडियन श्रीलंकन अकॉर्ड का एक तरीके से वॉयलेशन है, इसमें ये कहा गया है। फिर हम देखें तो कुछ अदर इश्यूज हैं जो कि डिस्कस करने लायक हैं, कि जब तक इंडिया अपनी इकोनॉमिक और मैरीटाइम पावर को बढ़ा नहीं लेता है तब तक, और अपने एक मोनरो डॉक्ट्रिन को इस्टेब्लिश नहीं कर लेता है, अपने खुद के मोनरो डॉक्ट्रिन वर्जन को। अब मोनरो डॉक्ट्रिन क्या होता है? मोनरो डॉक्ट्रिन जेम्स मोनरो द्वारा दिया गया था, जो कि यूएस के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने कहा था कि जो एक्सटर्नल पावर्स का इंटरवेंशन है यूएस के पॉलिटिक्स में, वो डायरेक्ट अटैक यूएस की इंटीग्रिटी पे। जब तक ये मोनरो डॉक्ट्राइन खुद का इंडिया नहीं बना लेता है तब तक हमें फ्रीक्वेंट जो पीएलए की नेवी शिप है उसकी प्रेजेंस इंडियन ओशियन में मिलती रहेगी और हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। फिर अगर हम इशू देखें तो हमें इससे ऊपर उठ के चाइना का स्पेस प्रोग्राम पे भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि हमने देखा है कि अभी इसरो की जो स्मॉल सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल है वो फेल हो गई है, और अभी इंडिया की कंडीशन ऐसी है कि वो 3 to 4 या 6 मैक्सिमम ऑफ सेटेलाइट्स एक साल में लॉन्च करती है। लेकिन अगर हम चाइना की बात करें तो वो 2022 में उसने 50 स्पेस लॉन्चेस का प्रोग्राम बना लिया है, वो 50 स्पेस लॉन्चेस करने वाला है। तो इंडिया को इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर इंडिया को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि इसरो और डीआरडीओ अपने अपने जो प्रोग्राम्स हैं, लाइक स्पेस प्रोग्राम्स हैं, और डीआरडीओ अपने जो टेस्ट फ्लाइट्स हैं अग्नि सीरीज़ की, उसकी भी टेस्टिंग करने के लिए रेडी है। तो जब ये टेस्टिंग होगी तो इंडिया के जो वेसल्स हैं, रिसर्च वेसल्स हैं, उनको भी डिस्टेंस वाटर पोर्ट्स पर जाना होगा कुछ दिनों बाद। तो इंडिया को ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वहाँ पर भी कुछ ऐसी कंडीशन आ सकती है जैसे हम चाइनीज़ शिप के लिए हम बोल रहे हैं। ये इस न्यूज़ में था। अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं।
फिर कॉमनवेल्थ गेम से रिलेटेड है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर ये सैंडी फॉर एवर, तो ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हम ये न्यूज़ देखते हैं जो कि राइट टू अबॉर्शन से रिलेटेड है। इस आर्टिकल में दिया हुआ है कि जुलाई 21 को 3 जज बेंच ने एक ऑर्डर पास किया था जिसमें जो राइट टू अबॉर्शन है वो अनमैरिड वुमेन को भी एक्सटेंड कर दिया गया है। सो इसमें जुलाई 15 को दिल्ली हाई कोर्ट ने एक पिटिशनर के ऑर्डर को, पिटिशनर के रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया कि वो ये कहते हुए कि वो अनमैरिड है और जो एमटीपी एक्ट है 2021 वो सिर्फ मेडिकल जो मैरिड वुमेन है उनके लिए अप्लाई होता है। तो कोर्ट ने जब ये डिसीजन दिया तो उन्होंने 3 केसेस को रेफरेंस लेते हुए इस जजमेंट को दिया है। जो 2010 का एस खुशबू केस था जिसमें लीगैलिटी ऑफ लिव इन रिलेशनशिप और शादी के पहले सेक्स को लीगल कहा गया। उसके बाद 2009 में सुचिता श्रीवास्तव केस जिसमें वुमेन के राइट है रिप्रोडक्टिव चॉइसेस लेने के, और ये उनके पर्सनल लिबर्टी का पार्ट है जो कि आर्टिकल 21 के अंदर दिया गया है। उसके बाद 2017 के के एस पुट्टास्वामी केस का भी रेफरेंस लेते हुए कहा कि वुमेन का राइट है बॉडी इंटीग्रिटी के ऊपर और वो उनका एक फंडामेंटल राइट है। तो इस केस में इन तीनों केसेस का रेफरेंस लेते हुए 21 जुलाई को जो अनमैरिड वुमेन है उसको भी ये अधिकार दे दिया गया कि वो मेडिकल जो टर्मिनेशन है वो करा सकती है। फिर हम देखें तो एक वुमेन अगर वो मेडिकल टर्मिनेशन कराना चाहती है तो उसे एक मेडिकल बोर्ड के सामने जाना पड़ता है, एक कोर्ट के सामने जाना पड़ता है, जो कि अगर हम देखें तो इसेंशियली उसके एक मेडिकल प्रैक्टिशनर और उसके बीच की बात होनी चाहिए, पर ये एक पब्लिक इशू बन जाता है। तो इस मैटर पे कोर्ट का आज फैसला आने वाला है। सो ऑथर इज़ होपिंग फॉर द बेस्ट एंड लेट्स सी क्या होता है। हम तो इस न्यूज़ में बस इतना ही था। हम बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। फिर आइडियाज़ पेज में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर हम FBI रेड ऑन ट्रंप होम के बारे में देखते हैं। सो इस न्यूज़ में ज़्यादा कुछ नहीं है। जो हमने देखा था कि ट्रंप के ऊपर यहाँ पे एलिगेशन लगे हैं कि वो वाइट हाउस के जो डॉक्यूमेंट्स हैं या रिकॉर्ड्स हैं उसको मिस हैंडलिंग हुई है, तो उन्होंने वॉयलेट किया है कि नहीं और क्या रिपरकशंस हैं उसके, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है वर्ल्ड न्यूज़ के पेज पे। इतना ही हमें देखना था। फिर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बिल और इसके प्रॉमिस और प्रॉब्लम्स के बारे में। गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी बिल अमेंडमेंट 2022 लोकसभा में पेश किया, जिसमें ये था कि जो गवर्नमेंट है वो कंज्यूमर को एक चॉइस दे रही है कि पावर सप्लाईज़ की जो कंपनी है उसी तरीके से चूज़ कर सके जैसे वो इंटरनेट और मोबाइल की कंपनी चूज़ करते हैं। उसके बाद इसमें एडिक्वेट टैरिफ रिवीजन का भी प्रोविज़न दिया गया ताकि टाइम टू टाइम इसमें रिवीजन हो सके और डिस्काउंट कंपनीज अपने जो डेट है उससे बाहर आ सके। तो अमेंडमेंट बिल में इसमें सेक्शन 14 और 42 को अमेंड किया गया है। तो 14 है जो यूज़ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स हैं उसको सारे लाइसेंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। उसके बाद सेक्शन 42 है कि जो नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ओपन एक्सेस मिलेगा सारे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को। उसके बाद 62 को चेंज किया जा रहा है जिसमें एक सीलिंग लगाई जाएगी अप्रोप्रिएट कमीशन के द्वारा कि कितने मैक्सिमम और कितना मिनिमम टैरिफ होगा। इसके बाद हम देखें तो इसमें 166 भी इसमें अमेंड किया गया है जिसमें जो पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म है उसको भी स्ट्रेंथन किया जाएगा। इसमें जो अपोजिशन हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है वो डेंजरस है और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज जो हैं उन कुछ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को ही फ़ायदा होगा। और लेकिन यहाँ पे जो अपोजिशन है उसने ये कहा था कि जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन है वो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है और सरकार को लॉ बनाने से पहले स्टेट से डिस्कशन कर लेना चाहिए था कि कैसे इस लॉ को इम्प्लीमेंट करेंगे और क्या इसके प्रोविजंस होंगे। फिर अगर हम देखें तो ये अमेंडमेंट हेल्प कैसे करेंगे।
तो अगर हम देखें तो तमिलनाडु और महाराष्ट्र और तेलंगाना को 57% ऑफ द टोटल ड्यूज़ उनको पे करने हैं। उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश को 26% जो उनके टोटल ड्यूज़ है वो पे करने हैं। फिर 62,000 करोड़ का सर्विसेज और 76,000 करोड़ के फ्रीबीज जो कि अनाउंस किए गए हैं, ये इतने अभी ड्यू चल रहे हैं। तो अगर नए एक्ट को इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो ये ड्यूज़ बढ़ते जाएंगे और गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ता जाएगा। तो अगर हमें ड्यूज़ को कम करना है तो फिर अमेंडमेंट लाना जरूरी है, नहीं तो सरकार के ऊपर बर्डन बढ़ता जाएगा, डिस्कम कंपनीज के ऊपर भी बर्डन बढ़ता जाएगा और अल्टीमेट बर्डन जो है वो कंज्यूमर के ऊपर आ जाएगा। सो हम एक बार फिर से पेसा एक्ट देख लेते हैं। हमने पेसा एक्ट की बात की थी जो कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू लाया गया था। तो इसमें इंट्रोडक्शन हुआ था 3 टायर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी कि ये जो आर्टिकल 243M है वो शेड्यूल्ड और ट्राइबल एरियाज़ में इसका इम्प्लीमेंटेशन को रोकता था। लेकिन 1996 में भूरिया कमेटी जो थी उसके रिकमेंडेशन के बाद पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज़ एक्ट जो था 1996 में आया और ट्राइबल एरियाज़ में सेल्फ रूल इस्टेब्लिश किया गया। फिर इसमें क्या हुआ, जो पेसा एक्ट है इसने एब्सोल्यूट पावर्स दिए ग्राम सभा को और स्टेट लेजिस्लेचर के पास एक एडवाइजरी रोल रह गया सिर्फ। और यहाँ पे ये भी दिया गया था कि जो ग्राम सभा के पास पावर्स हैं वो हायर लेवल पे कर्टेल नहीं किए जा सकते। तो पेसा जो बॉडी है उसको बैकबोन कहा जाता है ट्राइबल लेजिस्लेशन जो है इंडिया का, उसका जो बैकबोन है ट्राइबल लेजिस्लेशन का वो है पेसा। फिर ये पीपल का जो सेल्फ गवर्नेंस है उसको भी स्ट्रेंथन करता है। और अगर हम बात करें पेसा में जो ग्राम सभा को पावर दी गई है तो लैंड एक्विजिशन को मैंडेटरी कंसल्टेशन उसका होना ज़रूरी है, वो उसके राइट दिया गया है। ट्रेडिशनल बिलीफ का प्रोटेक्शन करना, माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स का जो ओनरशिप है उसको भी डिसाइड करना, फिर लोकल डिस्प्यूट का रिजोल्यूशन देना, फिर लैंड एलिनेशन को प्रिवेंट करना, फिर विलेज मार्केट्स जो भी हैं उनका मैनेजमेंट करना, फिर लिकर जो है उसका कैसे कंट्रोल प्रोडक्शन होगा और प्रोहिबिशन कैसे करना है, और कोई भी अदर राइट्स जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स में है उसके बारे में भी इसमें जो मेंशन किया गया था, ताकि अगर बाद में भी कोई लेजिस्लेशन किया जाता है तो उसको इंक्लूड आसानी से किया जा सके। फिर लेकिन अगर हम इश्यूज़ की बात करें इसमें, तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उनको स्टेट लॉज बनाने की ज़रूरत है, लेकिन स्टेट्स ने पार्शली पेसा को इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो अगर हम झारखंड जैसे एरियाज़ की बात करें तो पार्शियल इम्प्लीमेंटेशन की वजह से जो सेल्फ गवर्नेंस है वहाँ पे वो और वीकन हो गई है। और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने ये भी कहा है कि जो पेसा का जो असर्शन है या पेसा का जो एक्ट है वो डिलीवर नहीं हो पाया क्योंकि इसमें क्लैरिटी नहीं है, लीगल अफर्मेटिव नहीं है और पॉलिटिकल विल तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, पॉलिटिकल विल भी नहीं है जो कि, और जो पावर का हायरार्की है उसको भी लोग चेंज नहीं करना चाहते हैं। तो ये इसमें जो है इश्यूज़ है। ठीक है, तो और गुजरात में जो कहा गया था कि जो आम आदमी पार्टी ने कहा 6 पॉइंट गारंटी दिया था ट्राइबल्स गुजरात के लिए, उसमें पेसा एक्ट को इम्प्लीमेंट करने की बात कही थी। तो हमने पेसा एक्ट को ऑलरेडी होलिस्टिकली डिस्कस किया हुआ है और हमने अभी भी डिस्कस कर लिया है। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट इकोनॉमी पेज की तरफ। इकोनॉमी पेज पे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, सिर्फ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पे, जो कि यूके के साथ जो इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है वो एक फास्टर पेस पे, जो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर हमारे पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने कहा है कि हम बाई एंड ऑफ दिवाली इसको हम अचीव कर लेंगे। तो इन्होंने एक डेडलाइन सेट की है दिवाली तक की। इंडिया ने अभी रिसेंटली यूएई के साथ एक ट्रेड पैक्ट साइन किया, वो भी एक रिकॉर्ड टाइम में। तो ये है, कुछ अदर कंट्रीज़ और एसोसिएशंस हैं जो कि हमारे साथ एग्रीमेंट करना चाहते हैं, ट्रेड एग्रीमेंट, लाइक जीसीसी कंट्रीज़ हो गए, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन जो है वो हमारे साथ ट्रेड करना चाहता है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन जो है, ये एफ्ता जो है वो हमारे साथ ट्रेड करना चाहता है। तो अगर हम जीसीसी कंट्रीज़ की बात करें तो जीसीसी कंट्री में 6 कंट्रीज़ आती हैं, जो कि 6 गल्फ कंट्रीज़ आती हैं जिनके नाम है बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर,
सऊदी अरेबिया एंड यूएई। अगर हम बात करें जो हमारे यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, फिर अगर हम बात करते हैं जो हमारे यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, तो उसमें रशिया, आर्मेनिया, बेलारस, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान आ जाते हैं। इंडिया जो है अभी कनाडा और यूरोपियन यूनियन और इसराइल के साथ भी जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या फिर ट्रेड पैक्ट पे बात कर रहा है। लेकिन पीयूष गोयल जी ने ये कहा है कि हम इंडिया के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि एक साथ इतने सारे ट्रेड पैक्ट पे वो बात कर सकें, तो इसीलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, पर इंडिया इज़ ऑन अ गुड पाथ। सो आज के न्यूज़पेपर में सिर्फ इतने इम्पोर्टेंट न्यूज़ थे। फिर हम कल मिलते हैं 11 अगस्त की न्यूज़ डिस्कस करने के लिए। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।